जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसी पर कुछ प्रश्नों के साथ विचार करने उपस्थित हुआ हूं। इसमें जो प्रश्न है वो एनटीपीसी वगैरह में भी आ चुके हैं, यूजीसी नेट, एमपी सेट और हिंदी साहित्य के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं और उनकी डिटेल भी पढ़नी होती है। तो अगर आप लोगों ने इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ रखी होगी तो ही ये प्रश्न हल कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होनी है थोड़ी। तो चलिए मैं इन प्रश्नों को सॉल्व भी कराता हूँ और इनके साथ में जो व्याख्या है इसकी यह भी करवाता हूँ। स्वप्न वासव दत्तम के लेखक कौन है? यह संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध रचना है कि स्वप्न वासवम लिखा है ना, स्वप्न वासव दत्तम के लेखक कौन है? एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 लेवल 1 पेपर हुआ था 2021 में, इसका यह प्रश्न है। क्या इसके लेखक शूद्रक है, भास है, भवभूति है या विशाख दत्त है? तो अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर है कवि भास। कौन है बेटा? भास। इसके बाद अगला प्रश्न बड़ा ही सरल है और बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो बिना सोचे समझे जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनको मालूम है, वो तो सभी लोग लगा सकते हैं। तो चंद्र बरदाई कौन है बेटा इसके लेखक? चंद्र बरदाई। जयदेव की सभी को पता है गीत गोविंद लिखी हुई रचना है। और कलहण की आप लोगों को पता ही है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। बाणभट्ट कि आप लोगों को पता है कादम्बरी, इसका कोड भी मैंने लिखवाया है। अगली रचना है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कहते हैं कई जगह, तारा शंकर बंदोपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। मिल गया होगा आपको इसका उत्तर। आइए थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। कपाल कुंडला एक उपन्यास है जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह उपन्यास 1866 में प्रकाशित हुआ था। 66 नहीं बोलते इसको, 66 बोलते हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था। कपाल कुंडला एक ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित है। इसमें एक सुंदर और साहसी लड़की कपाल कुंडला की कहानी बताई गई है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करती हैं। इस तरह के विषय वस्तु यूजीसी नेट और एमपी सेट वगैरह में रखे जाते हैं। अगली कुछ महत्वपूर्ण बातें। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे और कवि भी थे जिन्होंने बंगाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो है वो भी जान लीजिए। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जैसे दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और आनंद मठ। आनंद मठ से तो कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आईएमपी प्रश्न हो जाता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे टॉपिक में आप लोगों को लगभग 250-300 के आसपास वीडियो बनाकर पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और आपकी आवश्यकता के अनुसार जो आपको आवश्यक लगता है वो टॉपिक उठाइए और पढ़ लीजिए। गणेश देवता किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा शंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायण। आर के नारायण के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। जो लुसेंट का जीके वाला पोर्शन जो है जिसमें प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ा रहा हूँ वहां जाके देखिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आर के नारायण वगैरह के बारे में भी मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो है ताराशंकर बंदोपाध्याय जी। ताराशंकर बंदोपाध्याय जी इसका सही उत्तर है। आइए थोड़ा कुछ अगर यहाँ व्याख्या होगी तो उसको जान लेते हैं।
गणेश देवता एक उपन्यास है जिसके लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। यह उपन्यास 1942 में लिखा गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे जिन्होंने बंगाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में आरण्यक, जलसाघर, हंसुली, बांकर, उपकथा कुछ इस तरह से शामिल हैं। आरण्यक, जलसाघर, जलसाघर जिसको कहते हैं जलसाघर, हंसुली, बांकर, उपकथा ये शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो व्याख्या में आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसका उत्तर जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो आंसर यहाँ पर हम लोग ए के साथ चयनित कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर उससे पहले थोड़ा सा जानकारी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है जैसे देवदास, परिणीता और श्रीकांत। इनको पढ़ के रख लीजिए और हो सके तो कॉपी में नोट बनाकर भी रख लीजिए। आज दोपहर में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था या दिखाया था। उस वीडियो को आप लोग देखिए कि पश्चिम आप लोगों ने असम के जो लोक नृत्य होते हैं, फोक डांस होते हैं, उनको याद करने का एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक बता के रखा है और उसको डिटेल भी किया है, याद करने का तरीका भी बताया है। तो एक बार जाकर आप लोग देखिएगा जरूर, है ना। प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जीके जीएस वाले पोर्शन में देखिए, आपको मिल जाएगा। सही उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो चुका है इसका। अगला प्रश्न जो है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें 4 ऑप्शन अच्छा नीचे हैं, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। हाँ, आ चुका है आपके पास, 4 ऑप्शन आ चुके हैं। इंडिका का लेखक कौन था? बिहार पीएससी 2014 में आया है, एसएससी 2015 में, एमपीपीएससी 2015 में, और लेटेस्ट में तो कई सारी जगह आ चुका होगा, पर मेरे पास इतना ज़्यादा मैंने उस पर सर्च नहीं किया, इसलिए मैं आपको इतना ही बता देता हूँ। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, आपको सभी को पता है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इसको एक बार और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी हैं और इस क्वेश्चन को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। दरअसल यह क्वेश्चन जो है बिहार पीएससी के 64th सीसीई प्रीलिम्स एग्जाम ऑफिशियल पेपर होल्ड ऑन 16 दिसंबर 2018 में यह पेपर आया था। क्वेश्चन में मतलब पेपर में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो लुसेंट भगवान ने तो इसका आंसर पता नहीं क्या देके रखा हुआ है, शुद्रक देके रखा हुआ है। अगर उनकी लुसेंट की किताब में देखे, हिंदी जो जीके जीएस वाली जो बुक है उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें उसका आंसर तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, पर इसका आंसर जो है आप लोग अगर कमेंट्स कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। क्या प्लिनी है, टॉलमी है, पेरिप्लस है या टेसियस है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस बुक के लेखक का नाम नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। हालांकि मिला ही नहीं, मैंने तो देखा भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी साइट पर भी सर्च करके देखा इसके बारे में। इसका क्वेश्चन ही यही आता है कि नन ऑफ दिस, इनका कोई लेखक नहीं है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, अज्ञात लेखक कहते हैं इसको। इनकी बुक के ऑर्थर जो है या लेखक जो है अज्ञात लेखक के नाम से आता है ये। इनमें से कोई नहीं। अगर कहीं किसी ने कोई साइट पर अगर नाम लिख के रखा है या कोई डिटेल बताने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक का नाम नहीं मिलता जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर गूगल पे तो कुछ भी मिल सकता है अगर आप ढूंढेंगे तो। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है कौन सा? क्या रत्नावली है, आदि ग्रंथ है, भक्ति सागर है या बीजक है? तो आप सभी को पता है बीजक है कबीरदास जी के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन, जो कि शबद, साकी और रमेन, इन तीनों का बहुत ही अच्छा एक संकलन है।
तो सही उत्तर हो जाएगा बीजक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? एमपी सेट 2022 का प्रश्न है। हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? आपको याद ही होगा, ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उससे यह लिए गए बिंदु है। तो सही आंसर है इसका चिमटा। क्या आंसर है बेटा इसका? चिमटा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले चारों ऑप्शन एक जगह कर दिए हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है? बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यूजीसी नेट वगैरह और एमपी सेट वगैरह में आते हैं, और यह भी एमपी सेट का ही क्वेश्चन है। एमपी सेट 2022 का यह प्रश्न है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण जो है ये पिता जो कहानी है उससे लिया गया है। अब एक समस्या ये है कि इस कहानी को जो है किसने लिखा है, क्या है, इसके थोड़ा सा डिटेल आपको जानने की आवश्यकता होगी। अगर आप लोग सर्च करेंगे, चीजें देखेंगे तो बन जाएगा। तो मैंने कुछ कोशिश की है इन चारों बिंदुओं पर थोड़ा काम करने के लिए। तो व्याख्या की अगर बात करें तो तीसरी कसम जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पिता की बात करें तो पिता जो है ज्ञान रंजन जी द्वारा लिखी गई कहानी है। चीफ की दावत जो है वो भीष्म साहनी की लिखी है, और इससे तो क्वेश्चन हर पेपर में आता है, पढ़ के जाइएगा। जिन लोगों का अभी 15 तारीख को दिसंबर में एग्जाम है एमपी सेट का हिंदी साहित्य, पढ़कर जाइएगा भाई। अगला देखिए, तीसरी कसम के बारे में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और उसके 4 ऑब्जेक्टिव नीचे लिखे हुए, पर पहले पढ़ लीजिए। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है किसके बारे में उल्लेख किया गया है? यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी लिटरेचर 26 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 1 का यह प्रश्न है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज का, औराही हिंगना का, चेथरिया पीर का और सिरपुर बाजार का। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है बी और सी दोनों, ए और बी, ए और डी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर कौन सा है? 11। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। ए और डी मतलब क्या हो जाएगा? ए और डी। तो ए और डी के पास अगर उत्तर लेकर चलना है तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है? ए और डी देखिए कहाँ है? 3 नंबर पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा तीसरी कसम जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई 1956 में, और रेणु जी जो है 1921 से 1977 तक, मतलब 1921 में जन्म हुआ और 77 में मृत्यु। इनका दूसरा नाम मारे गए गुलफाम, इससे भी एक क्वेश्चन आया है, याद रखिए। मारे गए गुलफाम मतलब तीसरी कसम जो है उसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इसका विषय है यह हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादा, निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली यह कहानी है। पढ़ना चाहिए। मैं आज चीफ की दावत भी पढ़ रहा था और ये कहानियां जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए जाए। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन निकालने का प्रयास भी किया और आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। हालांकि मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल। कहानियां पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। अगर पात्रों की बात करें तो इसके मुख्य पात्र हैं गाड़ीवान हीरामन और कंपनी की औरत हीराबाई। गौण पात्र है पलटदास, लाल मोहन, मोहर का नौकर, लहसनवा और धुन्नीराम।
ये कुछ महत्वपूर्ण किरदार और है इसमें। हीरामन ने इस समय 3 कस्में खाई थी। वो 3 कस्में कौन कौन सी थी कि चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा, मतलब अपनी बैलगाड़ी में, बांस नहीं ढोएगा और कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा। ये उसने कुछ कस्में खाई रही थी हीरामन ने। आइए चीफ की दावत जो रचना है उससे भी कुछ प्रश्न उठाते हैं, और बड़ा ही कमाल का, थोड़ा क्या है यहाँ जगह कम पड़ेगी, इतना बड़ा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन और दे रखे हैं, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभाव चित्रण करती है। चीफ की दावत जो रचना है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं। केवल बी, सी और ई, केवल सी, डी और ई, केवल ए, बी और ई, केवल ए, सी और ई। तो इसका सही उत्तर जो है वो है केवल ए, सी और ई, मतलब डी आपके पास उत्तर हो जाएगा, मतलब 4th नंबर। अब इसकी डिटेल जब पढ़ोगे आप लोग, भीष्म साहनी की जो लिखी गई रचना है ना, कहानी जो रचना है चीफ की दावत 1956 में प्रकाशित हुई। चीफ की दावत, रचनाकार है भीष्म साहनी। चीफ की दावत जो कहानी है एक व्यंग्यपरक कहानी शैली पर लिखी गई है। चीफ की दावत पंजाबी परिवेश और एक स्वार्थ परिवार या पारिवारिक ढांचे के ऊपर आधारित कहानी है। इसके मुख्य पात्र है सामनाथ जी, उनकी धर्मपत्नी और उनकी माँ, और इसके कुछ गौण पात्र भी है जिसमें कि मिस्टर सामनाथ के बॉस की पत्नी और कुछ मेहमान और मेहमान के साथ आए हुए उनकी धर्मपत्नियां वगैरह। तो ये कुछ प्रश्न जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही काम के प्रश्न हैं। हर एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़िएगा जरूर। और जो लोग चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और एक बार जाकर सभी जो ट्रिक वाले वीडियो बनाए हैं सभी लोग एक बार वीडियो जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।